तो हेलो विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। हम आपके लिए एसएसजीडी कांस्टेबल 2024-25 भर्ती जिसका पेपर एग्जाम आपके 2 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। गिनती के 60 दिन, कम से कम 60 दिन बचे हैं। उसकी तैयारी के लिए हम आपके लिए पीवाईक्यू हल करवा रहे हैं। बहुत दिन से हो चुके हैं, जीकेजीएस मैथ्स रीजनिंग सब चल रहा है। तो हम रीजनिंग में आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जो एग्जाम आ चुके हैं, और जीकेजीएस की भी हम कड़ी बढ़ा रहे हैं। चलिए, हिंदी के हमने 7-8 वीडियो बना चुके हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हैं किस प्रकार का, किस पैटर्न फॉलो करके प्रश्न आता है। हिंदी वहाँ देख सकते हैं, और मैथमेटिक्स देख सकते हैं, रीजनिंग देख सकते हैं, जीके। चलिए, जीके कड़ी पढ़ाते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न लेते हैं, और यह आपके पीवाईक्यू 2024 एग्जाम का है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जनगणना 2011 से प्रश्न बार बार आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है, तो हम जनगणना को कवर करना भी याद रखें। चलिए, पहला प्रश्न, 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। लिंगानुपात की बात कर रहा है 2011 गणना के अनुसार। और रही बात, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है आंसर। लिंगानुपात 2011 की गणना के अनुसार ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है, क्योंकि सबसे अधिक लिंगानुपात तो हरियाणा का है। ठीक है, उसी ने फिर चलाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो ऑप्शन वो नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर रहेगा राजस्थान। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है, जिसका प्राचीन नाम मद्रास है। मध्य प्रदेश का भोपाल है। राजस्थान का जयपुर है, जिसे हम गुलाबी नगर कहते हैं, पिंक सिटी। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। ठीक है, चलिए, इस प्रकार रखेंगे विद्यार्थियों। 2011 की गणना के अनुसार हमारे भारत में सबसे लिंगानुपात कम ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन है? राजस्थान है। और 2011 के बाद हमारे भारत में 2021 में गणना होना था, 10 साल में होता है अंतराल में, लेकिन नहीं हो पाया। तो 2026 में गणना होने की संभावना है, प्रस्तावित है। चलिए, देखना होगा। अगला प्रश्न देखने पर देखिए आप लोग, प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में भूमिका निभाई। और हरित क्रांति का प्रश्न भी बार बार पूछ रहा है, तो हरित क्रांति के टॉपिक को कवर करना पड़ेगा विद्यार्थी, याद रखें। ठीक है, आप लोग जिम्मेदारी है। और पीवाईक्यू प्रश्नों के माध्यम से समझिए कि किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। तो उनका नाम रहेगा, जिसे एम एस स्वामीनाथन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जी। भारत की बात है, विश्व में अगर बात करें तो बहुत नॉर्मल बोलो। मैं कई बार बता चुका हूँ, याद रखें, जब भी पढ़ाता हूँ, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है हरित क्रांति वाला, तो मैं बता देता हूँ नाम। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोर्लुग माना जाता है। इन्हीं के नाम पर कृषि क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। और हमारे भारत में एम एस स्वामीनाथन, मौन कॉम्बू संबा शिवन स्वामी, उनका पूरा नाम। ठीक है, इन्होंने क्या हरित क्रांति में यह भूमिका निभाई है भारत में। और हरित क्रांति 1965-66 में आया भारत में। ठीक है, शुरुआत हुई है, याद रखेंगे, जिसे हम सदाबहार क्रांति भी कहते हैं, हरित क्रांति को, याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो आपको विदित होनी चाहिए सितार। सितार आप देखे होंगे, तो ठीक है। और तबला, गिटार, सरोद सभी वाद्य यंत्र हैं। इन सब का वाद्य यंत्र की आपको वादक याद करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम ध्यान रख विद्यार्थियों, मैंने वीडियो में बता चुका हूँ। आप जीके जीएस के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सितार, तबला, गिटार में सभी वाद्य यंत्र से संबंधित वादक वाली वीडियो वहाँ जाके आप देख सकते हैं और नंबर पका सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप गलती हो जाएगी, जब एग्जाम में आएगा तो सोचोगे नहीं सर बताए थे, हम नहीं पढ़ पाए। इसमें हमारी गलती नहीं, आपकी गलती कहलाएगी। मैं पढ़ा चुका हूँ प्रसिद्ध वादक और वाद्य यंत्र, ध्यान रखें। ठीक है, तो पंडित रविशंकर जी क्या बजाते हैं? सितार वादक है, प्रसिद्ध, याद रखिए। चलिए, और हम आपको बताते चल रहे हैं, उसके बाद अगर नहीं पढ़ोगे तो आपकी समस्या है, और जब एग्जाम में आएगा तब रोते फिरना। ठीक है, गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस में क्या कहलाता है? निक्षेपण। रही बात यहाँ निक्षेपण, ठीक है, गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तन होना कहलाता है निक्षेपण। ठीक है, यह आपका निक्षेपण है। ऊर्ध्वपातन तो आप जानते हैं, ठोस से सीधा गैस में, ठोस से सीधा गैस में बदलेगा तो हम उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और द्रव से गैस में बनेगा तो वाष्पीकरण कहते हैं। और ये भी वाष्पन, ठीक है, द्रव से क्या बनेगा? गैस में, तो वाष्पन कहते हैं। निक्षेपण में आएगा, द्रव गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना, गैस द्रव में नहीं बनेगा, सीधा ठोस बन जाता है, उसे हम कहते हैं निक्षेपण, याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, साइंस का प्रश्न था। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग,
गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी का अनुपात या व्यक्ति गणना अनुपात कहते हैं। ठीक है, गरीबी रेखा नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या उसे हम व्यक्ति गणना अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, यहाँ है गुरु पर्व। तो पर्व वाले प्रश्न भी हम पढ़ा चुके हैं। पर्व नृत्य है, खेल है, संबंधित राज्य व उनसे संबंधित खिलाड़ी, बहुत से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अगर आप लिस्ट में जाएंगे, स्पोर्ट्स वाले में स्पोर्ट्स देख सकते हैं, और हिस्ट्री वाले में हिस्ट्री वाले जीकेएस मिलेगा, और संविधान वाले में संविधान जीकेएस मिलेगा, और एक तो पूरा ही जीकेएस का प्ले लिस्ट वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक है, गुरु पर्व, गुरु नानक देव जिन्हें हम सिख धर्म के पहले गुरु मानते हैं, तो गुरु पर्व का संबंध सिख धर्म से है, और इनका प्रमुख त्यौहार बैसाखी है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और इनमें लंगर प्रथा चलती है जिसमें निःशुल्क में भोजन करवाया जाता है, याद रखिए। चलिए, प्रश्न क्रमांक 7 की बात करें। रुक्मणी देवी का प्रश्न भी पहले पूछ चुका है। रुक्मणी देवी को खालिस्तान के सबसे प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में जाना जाता है, तो वह भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु में जन्मा है, और वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। इसी नृत्य को रुक्मणी अरुणदेव करती हैं, और इस प्रश्न को एक बार नहीं बार बार पूछ चुका है, फिर बोल रहा हूँ मैं। चलिए, अगला, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ हम एक्स्ट्रा जानकारी बता दे रहे हैं हल्का हल्का। चलिए, प्रश्न क्रमांक 8 कहता है, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित से मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। तो वो है भाई, अगर आप भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अनादर करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, उसका आप अपमान कर रहे हैं, तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना है। तो वो आर्टिकल नंबर 51A के में है। ठीक है, याद रखेंगे, इसे आपको पता होनी चाहिए। तो आपको राष्ट्रीय ध्वज जो 3 रंगों से बना है, इसका अनादर आपको नहीं करना है। साइमन कमीशन को तो आप जानते हैं, इन्होंने इंग्लैंड से भारत के लिए कानून लेकर आए थे जो 1928 में। इस प्रश्न को भी कई बार पूछ चुका है। साइमन कमीशन भारत आए थे उसी दौरान किन्हें लाठी चार्ज के दौरान अपनी मौत से हाथ धोना पड़ा था। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। साइमन कमीशन जब भारत आए थे 1928 में, तो इसका विरोध चल रहा था, जिसे काला कानून कहकर वापस करने की बात कही जा रही थी। तो उसमें क्या हुआ था, जब विरोध चल रहा था तो लाठीचार्ज में हमारे बाल गंगाधर तिलक जी को क्या लग गया था, चोट, जिस कारण से वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पूरा भारत लोग आकर्षित हो गए थे आंदोलन में। चलिए, इसके बाद क्या हुआ था आपको समझदार है। चलिए, अगला प्रश्न क्रमांक 10वां है। 2023 में लॉन्च हुई धरती माता की बहाली, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम योजना का उद्देश्य है वैकल्पिक उर्वरकों को अपना और रासायनिक उर्वरकों को संतुलन उपयोग को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य ये था। ठीक है जी, आपका करंट अफेयर का प्रश्न पहली बात। चलिए, फीफा अंडर 70 विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने किया? तो हमें आगामी खेल महोत्सव और पिछला वाला कब हुआ था, इन सबको पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम प्रश्न पूछ रहा। ठीक है, पिछले बार फीफा आया था 2023 का, कहाँ हुआ था, 22 हुआ था। ठीक है, अर्जेंटीना ने जीता था। ठीक है, जो याद रखेंगे। और इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता है, जकार्ता। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, क्या समझे आपने? अंडर फीफा जो हमारे फुटबॉल से संबंधित कप है, अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने किया था? वो इंडोनेशिया, याद रखेंगे। प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न पर है, 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा कुर्बानियों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने की समय घोषणा किया? तो वो आपके हैं एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे हैं जो महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में एकनाथ शिंदे नहीं रहे,
अब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम होगा। इसी बात रखें, महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे, जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो महाराष्ट्र के तो मराठा कुर्बानियों को कुणबी प्रमाण पत्र, जो कुणबियों मराठा कुणबी जो भी मराठी हैं जो कुर्बानी दी उन्हें कुणबी प्रमाण पत्र से क्या किया जाएगा, संबोधित किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। हमारे तत्कालीन एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र सीएम हुआ करते थे अब तो उप सीएम होंगे, अब देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे। चलिए, अभी हमने कथक की बात करी थी। कथक अलग है, ध्यान रख विद्यार्थियों। कथक कली यह केरल का है, कथक उड़ीसा का नहीं है, यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है। याद रखें, कथक नृत्य की बात कहा जाए तो आप उत्तर प्रदेश कहेंगे, कथक कली कहेगा तो केरल कहेंगे। कथक नृत्य को खालिस्तान के सृजन के रूप में जाना जाता है, तो वो आपका क्या है, संगीत, नृत्य और कथा। तो कथक में आपको संगीत मिलेगा, इसमें नृत्य भी होगी और इसमें कथा भी शामिल होगा, इसे याद रखेंगे। और किस राज्य में है इसका प्रसिद्धि, तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ है। चलिए, अगला प्रश्न है, एक फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है, ये तो सबको पता है। कोई भी गेम सिंगल वाला भी होता है, डबल वाला भी होता है, दो पक्ष वाले, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम 11-11 खिलाड़ी होते हैं। मतलब हम यहाँ पूछ रहा है खेल से समझ जाए, खेल आगामी खेल मेजबानी वाला कौन किया, और संबंधित कप, ट्रॉफियाँ और संबंधित खेल, संबंधित खिलाड़ी, ये प्रश्न पूछ रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स वाले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। एक पक्ष में खिलाड़ी संख्या, कप, ट्रॉफियाँ सभी और वीडियो हाँ अवेलेबल है, याद रख लेते हैं आप तो। और अवेलेबल होने के बाद अगर नहीं पढ़ोगे तो आप गलती है। तो यहाँ कम बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास वीडियो उपलब्ध करा चुके हम, आप वहाँ जाके देखें तो सही। जब बोल रहा हूँ मैं जो भी डाटा पढ़ाया हूँ जी कि जिसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण है मतलब है, उसके बाद अगर नहीं पढ़ोगे तो आप फिर पछताओगे। मैं बोल रहा हूँ बार बार मैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है। पहली बात ध्यान रखें विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है, उनमें से जसपोली नहीं है। बंदी प्रतिकरण, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा, जो उसके क्या हैं, रिट है, लेकिन रिट जारी जसपोली नहीं करता। 5 प्रकार याद रखेंगे, 5 प्रकार रिट जारी करता सर्वोच्च न्यायालय, ये आप पता होनी चाहिए। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग की तट पर बनाया गया था, तो रावी है, ठीक है। तो कोशी, यमुना, रावी, गंडक, तो रावी नदी है। इसी के सूखे मार्ग पर प्राचीन शहर हड़प्पा, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का शहर कहते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ठीक है, लोथाल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर हैं। तो हड़प्पा की जानकारी हमें कह रहा है किस नदी के तट पर स्थित है या किस नदी के सूखे मार्ग पर बनाया गया, तो आप क्या बोलेंगे, रावी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है। फिर वही बात है, मैं पढ़ा चुका हूँ, खेल से संबंधित राज्य व खिलाड़ी। अब जब बार बार बोल रहा हूँ पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग यहाँ से वहाँ जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके स्पोर्ट्स वाले में, स्पोर्ट्स का वीडियो है तो स्पोर्ट्स में देखें, संविधान में, हिस्ट्री का हिस्ट्री में देखें, ठीक है। और एक प्ले लिस्ट अलग है जीके वाला, वहाँ देख सकते हैं जाके। अगला, मोहल्ला बस्तियों में रहने वाले लोगों सहित किसी विशेष समूह में प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चों के लिए गणना की गई औसत आय को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो औसत को दर्शाने के लिए हम जब भी निकालते प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, याद रखेंगे। 18 प्रश्न, ये आपका अर्थशास्त्र का प्रश्न है। और अगला प्रश्न देखते हैं हम, अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया पहले उद्योग रत्न। तो 2023 में महाराष्ट्र सरकार, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, उन्होंने शुरुआत किया उद्योग रत्न पहला, सम्मानित हुए हमारे रतन टाटा जी। अब रतन टाटा जी जो भारत के प्रमुख उद्योगपति हुआ करते थे, अब नहीं रहे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है पिछले दिनों में, 2024 में, ठीक है। तो याद रखेंगे उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 जो पहला ही संस्करण था हमारे माननीय भारत के पहले
पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? रतन टाटा जी। अगला 20 प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से? फिर बात कर रहा हूं मैं, वो भारतनाट्यम जो तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। क्षत्रिया उड़ीसा का है, मणिपुर का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। और रही बात विद्यार्थियों, फिर बोल रहा हूँ मैं, जे राधा श्रीधर का संबंध किस नृत्य से? तो वो भरतनाट्यम से है। और नृत्य और संबंधित व्यक्ति वाला वीडियो भी आपके पास उपलब्ध है, जीपीएस वाले लिस्ट में जाके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस प्रकार विद्यार्थियों हमने आपके लिए जीकेजीएस के लिए टोटल 20 प्रश्न हल करवाए हैं। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और हम आपके लिए देख सकते हो आप लोग 2024 एग्जामिनेशन वाला है, और हम PYQ ही हल करवा रहे हैं, कहीं बाहर नहीं ला रहा। ठीक है, जो PYQ है वही एग्जाम में आ चुके हैं 2024 में, वहीं उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रश्न दिखा रहे हैं किस प्रकार प्रश्न आ रहे हैं। उससे रिलेटिव प्रश्न पढ़िए, जनगणना पढ़ डालिए, खेल आ रहा खेल पढ़ो, कप ट्रॉफियाँ आ रही हैं, समुद्र नृत्य आ रहे हैं, उन सबको पढ़ डालिए। ठीक है, एग्जाम में आपके नंबर तक जाएंगे। और यह 22 फरवरी 2024 का है, जो टाइम दिया है तो 9 से, मतलब जो पहला शिफ्ट एग्जाम है, तो हमने 22 फरवरी 2024 का पहला शिफ्ट का एग्जाम करवा चुके हैं, और जिसका मैंने GKGS के 20 प्रश्न लिया हूँ। 20 में से 20 प्रश्न आपको दिखाया किस प्रकार का करना था। तो आप 20 प्रश्नों को पढ़ना है, साथ में उनसे समझ ऐड जानकारी पढ़ना। जो वीडियो आप खेल वाला, खेल वाले जाके हम हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं आपको लिस्ट में। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप नए हैं वीडियो में, तो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और आपका सहयोग ही हमारा मनोबल बढ़ाता रहेगा, और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करते रहेंगे प्रयास। चलिए।